दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पास कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है उसको हम समझेंगे। इससे पहले की क्लास में हम पढ़े कि कोई मेरे पास एक चालक है, उस चालक की लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए तो उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इससे पहले की क्लास में देखे थे। आज हम पढ़ेंगे कि कंडक्टेंस क्या होता है और इसी से संबंधित कुछ नया चीज़ भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि कंडक्टेंस क्या होता है। तो इससे पहले की चीज़ आप पढ़े होंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस हमने देखा था कि यदि चालक में जो इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं और उसी की क्वालिटी को ही हम प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो यहाँ पास जो कंडक्टेंस होगा, चालन होगा, संवाहत्व होगा, उसका कितने नाम से उसको एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पास भी आप देखिएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं कंडक्टेंस। तो इसका जो हिंदी नाम तो यहाँ पास लिख सकता है चालन या संवहन या संवाहत्व। तो इतने नामों से यहाँ पास इसके क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यहाँ कंडक्टेंस क्या होगा, जो कंडक्टेंस होता है तो वह रेजिस्टेंस का अपोजिट होगा। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, यह विपरीत होता है। तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का विपरीत होगा। वीडियो में सभी को क्लियर दिख रहा? ओके। तो यह प्रतिरोध का क्या होता है, विपरीत होता है। सॉरी, प्रतिरोधकता का विपरीत होता है, विपरीत होगा। तो यहाँ पास हम जो कंडक्टेंस होता है तो इसको हम दर्शाते हैं किस चिन्ह से हैं। तो इसको हम कैपिटल जी या स्मॉल जी से इसको हम दर्शाएंगे। तो यह कंडक्टेंस का क्या होता, रेजिस्टेंस का विपरीत होता है, व्युत्क्रम होता है। तो इसके व्युत्क्रम को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पास इसको हम दर्शाएंगे, किसको, जी से दर्शाएंगे। और यह होता है रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम। तो इसको हम रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम यहाँ पास हम लिख देंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जो यह कंडक्टेंस होता क्या है। तो प्रतिरोध जो होता है तो विद्युत धारा को रोकने का काम करता है, और जो कंडक्टेंस होता है वह विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए मदद करता है या उस हेल्प करता है, मदद करता है, या तो फिर बोल सकते हैं उसको अनुमति देता है। तो विद्युत धारा को या इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने के लिए वह अनुमति देता है। तो इसको हम बोलेंगे कंडक्टेंस। तो इसकी यूनिट को देखते हैं कि इसकी यूनिट हम कैसे निकालते हैं। तो इसकी यूनिट जो होगी, इससे पहले इसको हम थोड़ा सिंबल को देख लें। तो इसका यह किसका विपरीत होता है, प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का जो यूनिट होती है वो, प्रतिरोध का जो सिंबल होता है वो ओम होता है। इसको हम लिखते हैं ओम। तो यह प्रतिरोध का अपोजिट है। तो अपोजिट में इसको हम यहाँ पास इस तरह से चिन्ह बनाएंगे, इसका अपोजिट है, और इसको लिखेंगे मोहो। तो इसका इकाई जो होगा, यूनिट जो होगा, तो उसको हम लिखेंगे मोहो। और इसको हम किस चिन्ह से दर्शाएंगे, कुछ इस प्रकार से इसको हम सिंबल से दर्शाएंगे। तो ये होता है मोहो, या इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सीमेंस बोलते हैं, सीमेंस। सीमेंस, इसी को हम बोलते हैं सीमेंस। अब ये जो कंडक्टेंस होता है तो कंडक्टेंस को हम देखेंगे थोड़ा रेजिस्टेंस से तुलना करके।
तो यहाँ पास हम रेजिस्टेंस बराबर क्या लिखते हैं, तो रेजिस्टेंस बराबर लिखते हैं हम आर रो एल बाई ए लिखते हैं। तो हम देखें कि यह जो यहाँ पास है क्या है, रो है। रो यहाँ पास प्रतिरोधकता है, तो प्रतिरोधकता का यह अपोजिट होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रतिरोधकता का यह अपोजिट होगा। तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से कि कंडक्टेंस को जब हम लिखेंगे तो इसको हम जी से दर्शाएंगे। अब यह क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1/R लिखेंगे, चूँकि यह चालकता है। अब यहाँ जो 1/R है, तो इस 1/R के जगह, इस R के जगह हम R की वैल्यू को रखेंगे। तो R की वैल्यू को जब हम रखेंगे तो यहाँ पास हम लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/रो एल बाई ए लिख सकते हैं। तो यहाँ जब हम उसकी वैल्यू को रखेंगे 1/रो इंटू एल बाई ए, इस फार्मूले को हम यहाँ पास लिखते हैं। तो यह क्या है, व्युत्क्रम है। तो यहाँ पास जो व्युत्क्रम है, तो ये व्युत्क्रम किसका होता है, रो है। तो रो यहाँ पास है, तो रो प्रतिरोधकता को यहाँ पास दर्शाएगा। तो प्रतिरोधकता को जो रो दर्शाता है, तो उसी प्रकार से चालकता का भी एक होता है, नेचर के ऊपर जो डिपेंड करता है, नेचर को बताता है। तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पास सिग्मा से दर्शाएंगे, और सिग्मा इसके जगह में हम क्या लिख देंगे, सिग्मा लिख देंगे। तो सिग्मा क्यों लिखें, क्योंकि सिग्मा दर्शाएगा यहाँ पास जो चालकता की नेचर है, तो उस नेचर को, कांस्टेंट को यह दर्शाएगा सिग्मा। तो इसके जगह में हम लिख देंगे सिग्मा, क्योंकि सिग्मा का अपोजिट ही होता है क्या, प्रतिरोधकता। तो 1/, हम रो के जगह में सिग्मा लिख देंगे, और ये वाला पलटी खा के ऊपर चला जाएगा, तो इसको क्षेत्रफल बट्टे हम लंबाई लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल बट्टे हम लंबाई को लिख दिए। तो यह हो गया हमारा चालकता। अब यहाँ पास जो मेन चीज़ है, तो उसको आप देखेंगे कि जो रो होता है, तो वो किसको दर्शाता है, यहाँ पास रो दर्शाता है रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी को मतलब प्रतिरोधकता को दर्शाएगा। और जो सिग्मा होता है, तो वो दर्शाता है किसको, कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी को दर्शाएगा, यानी चालन को या चालकता को। तो इसको यह दर्शाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पास याद रखना है। तो यहाँ डायरेक्ट जो होता है, तो प्रतिरोध का जो अपोजिट होता है, प्रतिरोधकता का जो अपोजिट होता है, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, जो चालकता का अपोजिट होगा, चालकता का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पास होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, तो चालकता को हम किससे दर्शाएं, यहाँ पास हम जी से दर्शाते हैं, लेकिन जो उसका नेचर है, कांस्टेंट है, तो उसको हम सिग्मा से दर्शाएं। और यहाँ पास प्रतिरोधकता को किससे हम दर्शाए हैं, रो से दर्शाए हैं। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये वाला आपको संबंध जो है, तो याद रखना है कि इस प्रकार से चालकता और चालकता का रो के साथ संबंध होता है। इसके यूनिट को अब हम कैसे निकालेंगे, तो इसकी यूनिट को हम कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। देखिए, तो इसकी जो यूनिट होगी यहाँ पास, तो इसकी यूनिट को हम निकालते हैं। तो चालकता की जो यूनिट होगी, तो इसकी यूनिट को हम निकालेंगे।
तो जी बराबर हम लिखेंगे 1/ρ लिखते हैं, और यहाँ पास हम L/A लिखते हैं। 1/ρ के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 1/ρ के जगह में हम लिख सकते हैं 1/ρ के जगह में हम सिग्मा को लिख सकते हैं। तो यहाँ पास हम सिग्मा को लिख देंगे। अब यहाँ सिग्मा को हम लिख दिए। अब जी बराबर क्या होगा, तो यहाँ तो इसकी जो यूनिट होती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पास मोह। तो इसकी यूनिट हम ले लेंगे यहाँ मोह, इनटू लंबाई को हम क्या लिखेंगे, लंबाई को हम लिखेंगे मीटर में। तो ये मीटर में ले लिए, बटे में क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा तो हमारे पास यहाँ पास मोह पर मीटर बचेगा, मोह पर मीटर बचेगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे मोह पर मीटर। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी तो वो मोह पर मीटर, या इसी को सीमन बोलेंगे। तो इसी को हम सीमन बोलेंगे। सीमन, ये इसका संकेत था, संकेत था, यूनिट लिख दिया था मैं। तो यहाँ पास ये क्या है, इसका संकेत है, मोह संकेत है। जो इसकी यूनिट होगी तो वो क्या होगी, यहाँ पास सीमन होगी, ये सीमन होगी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो यहाँ पास चालकता है तो उसकी यूनिट मोह पर मीटर होती है। इसका सिंबल क्या होता है, इसका उल्टा होता है ओम का, ओम का उल्टा होता है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पास याद रखना है। अब हम देखेंगे कि यहाँ जो प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध को हम देखेंगे कि प्रतिरोध पर जो प्रभाव पड़ता है, तो प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है उस चीज़ को समझेंगे, और बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे कि प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिरोध का यहाँ पास जो ताप का प्रभाव होता है, तो वो तीन प्रकार से हम देखेंगे। तो तीन प्रकार से हम देखेंगे, एक तो होता है धनात्मक, ऋणात्मक, और एक शून्य या नेग्लिजिबल ताप गुणांक। तो तीन प्रकार से हम इसके ताप गुणांक को देखेंगे। इसको हम पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहें तो वो भी समझ सकते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक यहाँ पास गिलास है, ओके, गिलास है। अब इस गिलास में हमने पानी को डालना चालू किया, तो इस गिलास में हम पानी को डालना चालू किए इस जग की सहायता से। ये मेरे पास जग है और यहाँ से पानी निकलना चालू हो गया। तो पानी निकलना चालू हो गया और इसमें इतना सारा पानी भर गया। तो इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, धनात्मक का। एक और हम पात्र को बना लेते हैं और इस प्रकार से इसमें भी हम पानी को गिराना चालू कर देते हैं। तो इसमें भी हम पानी को गिराना चालू कर देते हैं और इसमें भी पानी क्या हो रहा है, यहाँ गिर रहा है। परंतु इसमें हम क्या कर दिए, इस जग को हम इस प्रकार से होल कर दिए, तो पानी यहाँ पास क्या होगा, इस प्रकार से गिरेगा। एक हम और पात्र को ले लेते हैं और यहाँ पास कुछ इस प्रकार से हम एक जग ले लेते हैं और उस जग की सहायता से हम पानी को गिराना चालू करते हैं। और यहाँ पानी को हमने क्या किया, यहाँ पास गिराया। तो इसको हम ले लेते हैं ऋणात्मक और इसको ले लेते हैं हम शून्य। अब इसको हम कैसे समझेंगे, हम पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पास प्रतिरोध पर ताप गुणांक का प्रभाव। तो हम पढ़ रहे हैं
प्रतिरोध पर ताप गुणांक का प्रभाव। तो प्रतिरोध पर ताप गुणांक का प्रभाव को हम समझेंगे यहाँ पास। तो यहाँ मान लीजिए एक मेरे पास क्या है, पात्र है, उस पात्र में हम जग से पानी को गिराते हैं। तो जितना पानी गिराएंगे तो उस पात्र में उतना ही पानी बढ़ता जाएगा, पानी की मात्रा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो पानी की मात्रा जब बढ़ रहा मतलब उसमें ऐड हो रहा, बढ़ रहा, तो उसको हम बोलेंगे कि वह धनात्मक हो रहा। तो उसमें क्या हो रहा, बढ़ रहा। अब यहाँ पास एक दूसरा हम पात्र लिए हैं, उस पात्र में हम जग से पानी को गिराते हैं और देख रहे हैं कि यह पात्र क्या है, यहाँ पास कटा हुआ है या फिर यहाँ होल है, छिद्र है, तो यह पानी को निकल रहा। तो जग से हम पानी को जब गिरा रहे हैं तो पात्र से पानी निकल रहा है। तो इसमें पानी का मान क्या बढ़ रहा है, पानी का मान बढ़ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पास होल है तो वो पानी की मात्रा वह निकल के घटता जा रहा। तो यहाँ पानी का मान घटता जा रहा। अब यहाँ देखते हैं हम कि जग से हमने पानी को इस पात्र में गिराया और जितना ही पानी गिराया तो उतना ही पानी यहाँ से पूरा निकल जा रहा। तो यहाँ एक भी पानी नहीं रुक रहा, क्योंकि जितना मैं गिरा रहा उतना ही पानी यहाँ पास निकल जा रहा है। तो एक भी पानी नहीं रुक रहा। तो इसमें हम बोलेंगे कि पात्र में जो पानी का मान है तो वो बिल्कुल क्या है, शून्य है, एक भी नहीं रुक रहा मतलब शून्य है। तो इसको हम ताप गुणांक के माध्यम से क्या समझें कि यदि हमारे पास कोई पदार्थ है, हमारे पास यदि कोई यहाँ पास क्या है, पदार्थ है, उस पदार्थ पर जब हम प्रतिरोध, उस पदार्थ पर जब हम तापमान को बढ़ाते हैं, तो पदार्थ पर तापमान को जब हम बढ़ाएंगे यानी टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो उसके रेजिस्टेंस में यदि क्या होगी, वृद्धि होगी, तो उसको हम बोलेंगे धनात्मक ताप गुणांक। क्योंकि पानी को हमने गिराया तो इस पात्र में पानी की वृद्धि हो रही, तो उसको हम बोलेंगे धनात्मक ताप गुणांक। तो इसको क्या समझे हम कि पदार्थ में यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से यदि उस पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है तो उसको हम बोलेंगे धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। अब इसी तरह से इसमें देखें कि यदि हम पदार्थ में क्या किए, टेम्परेचर हम बढ़ाएं, टेम्परेचर को इंक्रीज किए, तो उसमें यदि ताप गुणांक जो है, यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो उसका रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है तो वह घट रहा है यानी ऋण हो रहा। तो उसको हम बोलेंगे ऋणात्मक ताप गुणांक। क्योंकि इस जग से जब पानी को हमने यहाँ इसमें गिराया तो पानी का जो वैल्यू है, आयतन है जो यहाँ पास है, तो वह घट रहा है, क्योंकि यहाँ पास होल है, घट जा रहा, तो उसको हम बोले ऋणात्मक। तो यह एक समझने के लिए है ये एग्जाम्पल, बाकी आपको समझना इस तरह है कि तापमान बढ़ाने पर यदि उसका रेजिस्टेंस घटता है तो वह ऋणात्मक ताप गुणांक होगा। इसमें हम एग्जाम्पल में समझे कि जो इसका पदार्थ है, तो पदार्थ में यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस पे जो प्रभाव है वह 0 पड़ता है, शून्य पड़ता है, तो वह शून्य ताप गुणांक होगा। तो इसमें जितना हम पानी डाले थे उतना पानी नहीं रुका, बिल्कुल उसमें एक भी नहीं रुका, मतलब शून्य पानी रुका, 0 रुका, तो उस पर पानी का प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जिसमें ताप गुणांक को वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, ना तो घटेगी और ना ही बढ़ेगी, तो उसमें शून्य प्रभाव पड़ेगा, तो वह होगा शून्य ताप गुणांक। तो इसके अंतर्गत ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं जो आते हैं, तो इसके अंतर्गत जो होंगे तो आपका धनात्मक ताप गुणांक में आते हैं आपके जो वायर वगैरह होता है, वायर हो गया, मिश्र धातु, शुद्ध मिश्र धातु जो होती है तो इसके अंतर्गत आती है। तो शुद्ध जो मिश्र धातु होगी, मिश्र धातु, तो जो हम तार वगैरह यूज करते हैं ऑलरेडी कॉपर एल्युमिनियम का, तो वह क्या होती है, धनात्मक ताप गुणांक होता है। हर तार को, प्रत्येक तार को नहीं ले सकते, कुछ ही तार होते हैं, और तार को हम नाम बताएंगे जिसमें शून्य ताप गुणांक के अंतर्गत रखेंगे, लेकिन जो शुद्ध मिश्र धातु होती हैं तो वो क्या होती हैं, यहाँ पास धनात्मक ताप गुणांक होती हैं। तो इसमें धनात्मक ताप, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अब यहाँ पास जो ऋणात्मक ताप गुणांक होगा तो उसके अंतर्गत क्या आएगा,
तो उसके अंतर्गत आता है सबसे पहले तो सेमी कंडक्टर, तो उसके अंतर्गत अर्ध चालक आएगा। और क्या आता है, अचालक भी आता है। और क्या आता है, अचालक हो गया। इसके अलावा जो हम सेल में लिक्विड डालते हैं या फिर उसको हम बोल सकते हैं सेल में विद्युत अपघट्ट, तो विद्युत अपघट्ट भी विद्युत अपघट्ट, तो विद्युत अपघट्ट हो गया, इसी के अंतर्गत आता है। उसका भी तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध जो होता है तो घटता है। एक कार्बन प्रतिरोध हो गया, कार्बन प्रतिरोध भी उसका भी तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो कार्बन प्रतिरोध। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कार्बन प्रतिरोध के बारे में। तो ये चीज़ें हो गई, तो आपको ध्यान देना है कि तापमान इसमें बढ़ाने पर ताप गुणांक बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध में वृद्धि नहीं होती बल्कि कमी होती है, तो ऋणात्मक ताप गुणांक बोलते हैं। और यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, थर्मिस्टर। ये हुआ थर्मिस्टर, तो इसमें से एग्जाम में इसको पूछा गया है, विद्युत अपघट्ट को एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी इन पूरे को याद रखेंगे, कोई भी पूछा जा सकता है। ऋणात्मक में क्या आता है, ऋणात्मक ताप गुणांक में आता है शून्य ताप गुणांक में नेग्लिजिबल ताप गुणांक के अंतर्गत आता है आपका नाइक्रोम और यूरेका। यूरेका को ही बोलते हैं कंस्टेनन, तो इसके अंतर्गत आते हैं नाइक्रोम, यूरेका, यूरेका को ही बोलते हैं कंस्टेंटन, तो यूरेका को ही बोलते हैं कंस्टेंटन। तो कई बार इसमें पूछ लिया जाता है कि यह किन मिश्र धातुओं से मिलके बनी है, तो जिस मिश्र धातु से मिलके बनी है तो उनका रेशियो क्या होगा, तो उनका रेशियो यहाँ पास जो नाइक्रोम है तो नाइक्रोम के जगह आपको मैग्नीन लेना है। मैग्नीन नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो आपको यहाँ पास मैग्नीन लेना है, नाइक्रोम को नहीं लेना है। तो यहाँ पास जो मैग्नीन होता है वो किन किन मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है, और जो यूरेका होता है वो किन किन मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है, इनका रेशियो पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है, जो मैग्नीन होगा तो उसमें कॉपर की जो मात्रा होती है तो उसमें 84% होती है, तो उसमें कॉपर की 84% मात्रा होगी। इसके पास यहाँ पास मैग्नीन, तो इसके नाम से पता कर लेंगे, मैग्नीन को मैग्नीज आप लिख लेंगे, तो यहाँ पास हो जाएगा मैग्नीज। तो मैग्नीज का जो मात्रा होगा मैग्नीज, तो यहाँ होगा 12%, 12% होता है। तो ये कितना हो गया, 84, 10, 94 और 2 96, बचा 4, तो 4% जो होता है तो यहाँ पास होता है निकिल। तो यहाँ एन शब्द है, नी है नीन, तो नीन से आप निकिल को याद रख सकते हैं, निकिल। तो निकिल की जो मात्रा प्रतिशत होती है वो 4% होती है। अब यहाँ यूरेका या कंस्टेंटन जो होता है तो इसमें होता है आपका रेशियो 55 और 45 का। तो किसका किसका होता है, तो 55 जो होगा तो कॉपर को होगा, और जो निकिल को होगा तो वह 45 होगा। तो कॉपर का कितना होता है, कॉपर का Cu जिसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, तो कॉपर का यहाँ पास होगा 55%, और निकिल Ni को यहाँ पास हम लिखेंगे 44%, तो 44% ये होता है आपका निकिल। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये जो रेशियो होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे यहाँ पास कि जो प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध कितने प्रकार से होते हैं, बनाए तो कई प्रकार से जाते हैं, लेकिन जो मुख्यतः हम पढ़ते हैं तो वो यहाँ पास 4 प्रकार से पढ़ेंगे। तो प्रतिरोध के अब हम प्रकार को देखेंगे। इसको हम इरेज कर दिए हैं, इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। LP टेक्निकल नाम सर्च करके टेलीग्राम में आप वहाँ से ले सकते हैं इस पूरी चीज़ का PDF।
तो अब हम देखेंगे प्रतिरोध का जो टाइप होता है, प्रकार होता है। प्रतिरोध का प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रतिरोध। तो यहाँ हम पहला प्रतिरोध देखेंगे, कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? आप कभी न कभी चार्जर फोड़े होंगे या फिर टीवी के अंदर छोटे छोटे कलर डाले हुए प्रतिरोध होते हैं, वो कार्बन से बने हुए प्रतिरोध होते हैं, तो उसी को कार्बन प्रतिरोध बोलते हैं। लेकिन उसको बनाते कैसे हैं, उसका निर्माण कैसे करते हैं? तो उसमें कार्बन की हम मात्रा लेंगे जो कार्बन का चूर्ण होगा, और उसमें रेजिन का लुगदी हम बनाएंगे और उनको मिश्रित करके उसको कार्बन प्रतिरोध को हम वहाँ पास बनाएंगे। तो कार्बन प्रतिरोध का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं, कार्बन का हम चूर्ण लेते हैं, कार्बन का चूर्ण लेते हैं और क्या लेते हैं, रेजिन का लुगदी लेते हैं या फिर रेजिन को मिलाते हैं। तो ये मिलाकर उस प्रतिरोध को हम बनाते हैं वहाँ पास। तो ये होते हैं हमारे कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन प्रतिरोध को इस प्रकार से क्या करते हैं, बनाते हैं। कार्बन प्रतिरोध। अब इसमें कार्बन प्रतिरोध में जो कार्बन प्रतिरोध होता है, तो इसमें एक चीज़ की क्वालिटी नहीं होती है। जैसा अभी हमने देखा कि यदि कार्बन प्रतिरोध को हम किसी उपकरण में लगा दिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में लगा दिए, तो उसमें यदि तापमान बढ़ता है तो फिर उसका जो रजिस्टेंस है तो वह घट जाएगा। चूँकि मैं ऋणात्मक जो ताप गुणांक होता है तो उसमें यही पढ़ा कि जो कुचालक होता है तो कुचालक में क्या गुण होते हैं, या फिर अर्धचालक होता है तो अर्धचालक में क्या गुण होता है कि उसमें ताप गुणांक को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। यही मैंने पढ़ा। तो यहाँ पास हम जो कार्बन है तो कार्बन को अर्धचालक नहीं लेते हैं, अर्धचालक नहीं मानते हैं। फिर भी अर्धचालक के अंतर्गत इसको रखें या फिर अचालक के अंतर्गत इस रेजिन को रख लें, तो अर्धचालक या कुचालक दोनों में किसी के अंतर्गत इसको रख ले, ये मान ले, तो फिर उसको देखें कि उसके तापमान में यदि हम वृद्धि करते हैं तो उसका जो रजिस्टेंस होगा तो वो घट जाएगा। रजिस्टेंस की वैल्यू घटने पर वहाँ पास जो धारा का मान होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। रजिस्टेंस की वैल्यू घटने पर धारा का मान ज़्यादा हो जाएगा। जब धारा का मान ज़्यादा हो जाएगा तो किसी इक्विपमेंट से धारा का मान जब उसके सहने की क्षमता से ज़्यादा हो जाता है तो वह इक्विपमेंट जल जाता है, तो फिर वह क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब जब वह जलेगा तो ऊष्मा को क्या उत्सर्जित करने की क्षमता उसमें ज़्यादा होगी। ऊष्मा को उत्सर्जित करने की क्षमता से आशा यह है कि वह क्या ऊष्मा यदि उससे निकलती है, उत्सर्जित होती है, तो वह खराब तो नहीं होगा क्या। तो ये जो कार्बन का हम यहाँ पास बनाएंगे प्रतिरोध, तो उसमें से ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, तो ऊष्मा यदि उसमें से निकलती है तो वो जल जाएगा। आप देखे होंगे कि चार्जर वगैरह आपके यहाँ का जल जाता है तो वो उसमें से एक स्मेल आती है, जो उस प्रतिरोध को जले हुए की स्मेल आती है, तो वह जल जाता है। उसमें धारा का प्रवाह ज़्यादा हो जाता है तो वो जल जाता है। तो इसमें जो दूसरा टॉपिक हम दूसरी लाइन देख रहे थे, तो क्या देखिए, पहला तो उस कार्बन का जो हम निर्माण किए, तो कार्बन प्रतिरोध का जो निर्माण किए तो कार्बन का चूर्ण प्लस रेजिन को मिला के हम बनाए। दूसरा हम देखेंगे कि उसमें अस्थायित्व तो नहीं होता है। अस्थायित्व तो नहीं होता मतलब तापमान बढ़ने पर उसका रजिस्टेंस घट जाता है, इसलिए उसको हम बोलेंगे कि उसमें स्टेबिलिटी, अस्थायित्व नहीं होता है। तो उसमें अस्थायित्व नहीं होता। और इसमें तीसरा चीज़ क्या हो गया कि यह जो ऊष्मा उत्सर्जन की क्षमता कम होती है, तो ऊष्मा उत्सर्जन की क्षमता कम होती है। यदि
ऊष्मा उसमें से निकलती है, वह उत्सर्जन करता है तो वह जल जाएगा। तो उसमें ऊष्मा उत्सर्जन की क्षमता, ऊष्मा उत्सर्जन की क्षमता कम होती है, अस्थायित्व नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घट गया, रेजिस्टेंस घट गया, धारा का मान ज़्यादा हुआ, धारा का मान ज़्यादा हुआ तो वह जलने के लिए तैयार हो जाएगा, जलेगा तो उसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होगी, और ऊष्मा उत्सर्जित वह होगी तो वह बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, जल के ख़राब हो जाएगा। अब बात ये आती है कि यह कितने वैल्यू के बनाए जाते होंगे, कितने वाट के बनाए जाते होंगे। तो यह जो होता है तो कार्बन प्रतिरोध 1/10 वाट, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हैं 0.1। तो इतने से आपको 225 नहीं, एक सेकेंड, 2 वाट, ओनली 2 वाट। तो जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं तो 2 वाट के बनाए जाते हैं। तो 0.1 से 2 वाट के बनाए जाते हैं, मतलब कम वैल्यू के ही बनाए जाते हैं, ज़्यादा वैल्यू के नहीं बनाए जाते हैं। तो ये कार्बन प्रतिरोध हुआ। इसके आगे हम देखते हैं दूसरा जो प्रतिरोध होता है, तो मैंने इसमें यह पाया कि इसमें अस्थायित्व तो नहीं है, इसको हम ज़्यादा वैल्यू की भी नहीं बना पाए। तो अब हमको ऐसे प्रतिरोध चाहिए कि जिसकी वाटेज ज़्यादा हो, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो और उसमें अस्थायित्व भी हो। तो ऐसे प्रतिरोध हम बनाने के लिए करते क्या हैं, तो उसमें हम लेते हैं एक सिरेमिक। तो उस प्रतिरोध का नाम क्या होता है, तो यहाँ पास हम बोलेंगे तार कुंडलित प्रतिरोध, तार कुंडलित प्रतिरोध, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। तो तार कुंडलित प्रतिरोध जो होता है तो इसको हम कैसे बनाते हैं, तो तार उसमें रखेंगे और उसकी कुंडली नुमा संरचना देंगे। तो तार हम रखेंगे ठीक है, परंतु हम किस पर रखेंगे, तो यहाँ पास उसको रखने के लिए एक हम सिरेमिक की नलिका को लेते हैं। ये हो गई हमारे पास सिरेमिक की नलिका। तो इसको हम बोलेंगे सिरेमिक की नलिका। तो ये सिरेमिक की नलिका हो गई। अब इसके ऊपर हम तार को लपेटेंगे, कुंडली के रूप में हम इसके ऊपर हम तार को लगाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम तार को इसके ऊपर कुंडली ऐसे बना दिए। तो ये हो गया तार कुंडली। अब यह जो तार होगा तो हमको तार ऐसे लेना पड़ेगा कि जिसमें तापमान बढ़ाने पर या तापमान बढ़ने पर उसके प्रतिरोध में वृद्धि या कमी ना हो, बल्कि उसमें नेगेटिव प्रभाव पड़े, शून्य प्रभाव पड़े, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे तार को अभी हमने देखा कि जो शून्य ताप गुणांक पर काम करने वाले तार हैं, तो वो हम देखें कि वह मैग्नीन या कंस्टेंटेन वायर होते हैं। तो यूरेका और कंस्टेंटेन वायर, ये 2 वायर को देखे हमने, तो उन्हीं वायर का यहाँ पास हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ हम लेते हैं यूरेका। तो यूरेका वायर को हम लेते हैं। इसके रेशियो आपको पता होगा कि 55 और 45 का रेशियो था, 55-45 का रेशियो था। तो उसमें कॉपर और निकिल का हमने रेशियो 55 और 45 के लिखे थे। सॉरी, यहाँ पास मैं 44 लिख दिया था शायद, ऐसे करके 44, तो वहाँ पास आपको 45 लिखना है, 45 लिखना था। तो इस वायर को हम यहाँ पास लेते हैं। आप यहाँ इसके जगह मैग्नीन को भी ले सकते हैं। किसको, मैग्नीन, चूँकि ये दोनों ही क्या है, शून्य ताप गुणांक वाले वायर होते हैं। तो शून्य ताप गुणांक वाले ये वायर होते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम डिजाइन यहाँ पास कर लिए। अब इसमें हम डिजाइन किए तो इसमें क्या फ़ायदा हुआ, इसमें फ़ायदा यह हुआ कि इसका जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो इसके
ताप गुणांक बढ़ाने से इसके जो रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो उस रेजिस्टेंस पर प्रभाव नहीं पड़ा तो आप सोचते होंगे आखिर तो है तो कुछ ना कुछ तो पड़ता होगा। तो इसमें जो रेजिस्टेंस का प्रभाव पड़ता है तो वो बहुत ही कम पड़ता है, मतलब उसको 5 टाइम आप 0 लेंगे और इसके बाद कुछ वैल्यू आती है तो उस वैल्यू को हम यहाँ पास नेग्लिजिबल मानते हैं, बिल्कुल ना के बराबर मानते हैं। तो इतना कम प्रभाव पड़ता है इसलिए उसको हम ना के बराबर मानते हैं। तो ये हुआ हमारा वायर बाउंड प्रतिरोध। अब इसमें वायर बाउंड जो प्रतिरोध होता है तो यह कितने वैल्यू के बनाए जाते हैं, तो यह 5 वाट से 25 कितना 225 वाट तक के यह बनाए जाते हैं। तो ये जो तार कुंडलित प्रतिरोध है तो 5 वाट से क्या बनाएंगे 225 वाट तक के इसको हम बनाएंगे। ठीक है, इसकी हम वाटेज क्षमता तो बढ़ा लिए। और इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा यह हुआ कि अभी हमारे अस्थायित्व नहीं था, इस कार्बन प्रतिरोध में अस्थायित्व हमको नहीं दिख रहा था, तो इसमें अब अस्थायित्व भी दिखने लगा। तापमान बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता, तो यह तापमान भी इसमें हमको क्या दिखा, अस्थायित्व दिखा। और इसमें ऊष्मा जो उत्सर्जन होती है तो ऊष्मा उत्सर्जन जो होती है तो इसमें क्या होती है, उच्च होती है, मतलब इसमें तार में एकदम ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तब भी यह जलेगा नहीं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादा ऊष्मा को भी यह उत्सर्जित कर सकता है, यानी इसमें ऊष्मा उत्सर्जन क्या होती है, उच्च होती है। तो यहाँ लिखेंगे ऊष्मा उत्सर्जन उच्च, तो ऊष्मा उत्सर्जन क्या होती है, उच्च होती है। अब यहाँ हम देखेंगे तीसरे प्रकार का जो प्रतिरोध होता है। तो तीसरे प्रकार का कौन सा प्रतिरोध हुआ, तो इसमें हम अभी यहाँ सिरेमिक की क्या लिए हैं, एक खोखली कुंडली लिए हैं। अब इस सिरेमिक की खोखली कुंडली के ऊपर हम लपेट देते हैं, एक फिल्म लपेट देंगे। फिल्म मतलब एक पतली सी परत को हम लपेट देंगे। तो वह पतली सी परत किसकी होगी, कार्बन की होगी। तो उसके ऊपर हम कार्बन की लपेट देंगे पतली सी परत, तो उसको हम बोलेंगे फिल्म रजिस्टर। तो उसको हम बोलते क्या है, फिल्म रजिस्टर। फिल्म रजिस्टर बोलेंगे। तो मैंने किया क्या कि वही सिरेमिक की हम एक खोखली नली को लिए, तो ये हो गई हमारी सिरेमिक की एक खोखली नली। अब इस सिरेमिक की खोखली नली के ऊपर हमने यहाँ पास लपेट दिया क्या, एक कार्बन की हमने यहाँ लपेट दिया, एक परत को लपेट दिया। अब इस कार्बन के ऊपर परत को हमने लपेटा और इस वायर को हमने सीधे ही लगा दिया। तो इस वायर को हमने लगा दिया, ये वही है, सिरेमिक ही है, सिरेमिक। तो सिरेमिक की नलिका, और यहाँ पास ये हो गई फिल्म परत। तो फिल्म हो गई, परत हो गई, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो ये तीसरा प्रकार हो गया हमारा। तो इसमें इतना ही अंतर हुआ कि उसके ऊपर हमने क्या किया, एक फिल्म को लगा दिया। अब यहाँ पास जो हम चौथा पढ़ते हैं, तो चौथा क्या पढ़ते हैं, तो चौथा वाला जो यहाँ पास होगा हमारा प्रतिरोध, तो वो होगा सेरमेंट रजिस्टर। तो सेरमेंट रजिस्टर का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ सेरमेंट रजिस्टर, तो सेरमेंट रजिस्टर का मतलब ये हुआ कि यह 2 एलिमेंट से मिलके बना है। तो एक यहाँ पास दिख रहा सेर से सिरेमिक, सेर से दिख रहा सिरेमिक, और दूसरा मेंट से होता है यहाँ मेटल। तो मेंट से क्या पढ़ेंगे हम, मेटल। तो सिरेमिक और मेटल, सिरेमिक मेटल। तो मेटल का क्या मतलब हुआ कि इसके ऊपर हम नाइक्रोम की एक परत को लपेट देंगे। जहां मैंने कार्बन की परत को लपेटा था वहां पास हम नाइक्रोम की परत को लपेट देंगे,
तो यह नाइक्रोम की जो परत होगी तो वो क्या होगी, इस सिरेमिक के ऊपर, ये सिरेमिक की खोखली क्या है, सिरेमिक की नलिका है। तो इस सिरेमिक की नलिका के ऊपर हम नाइक्रोम का क्या लपेट दिए, एक मेटल है नाइक्रोम, तो नाइक्रोम का हमने लपेट दिया परत, तो उसको हमने क्या बोल दिया, सिरेमेंट रजिस्टर। और इसमें भी हमने वही वायर को ही बाउंड कर दिया, तो वायर को भी हमने यहाँ बाउंड कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा तैयार हो गया सिरेमेंट रजिस्टर। यह कितने वैल्यू के बनाए जाते हैं ये सब नहीं देखना है, क्योंकि वो ज़्यादा गहराई हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में आता नहीं, आता तो सिर्फ 2 ही है, वो आपको 2 एक्स्ट्रा में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पास ये जो मेटल को हमने लपेटा, तो इसकी जो स्थायित्व की एक्यूरेसी है, यथार्थता है, वह बहुत ही अच्छी होती है। तो हमने मेटल को लपेट के क्या किया, उसकी यथार्थता एक्यूरेसी को सुधार लिया, तो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। इसकी वजह से हमने यहाँ पास उसको मेटल को लगाया। तो ये चीज़ हम यहाँ पास देखें। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो कार्बन प्रतिरोध होता है, तो कार्बन प्रतिरोध आप मार्केट में या कहीं भी देखे होंगे, छोटे छोटे होते हैं। तो उसमें आप कलर भी देखे होंगे कि उस पर कलर किए हुए रहते हैं। तो कलर किए रहने का क्या वहाँ पास मतलब होता है, ये तो आप जानते हैं कि वह बताता है कि वह प्रतिरोध किस वैल्यू का है, कितने वैल्यू का है। उस कलर कोड के माध्यम से उसके प्रतिरोध की वैल्यू को हम समझ पाते हैं कि वह कितने वैल्यू का है। तो उस कलर कोड को अब हम सीखेंगे कि कलर कोड से आखिर उसको हम कैसे निकालेंगे कि वह कितने वाट का होगा प्रतिरोध। तो कलर कोड के माध्यम से अब हम समझेंगे कि वह प्रतिरोध को कितने वाट का बनाया गया है। तो यहाँ कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। तो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, तो कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड को क्या लिखेंगे, रंग कोड ही लिखते हैं, कोड। तो देखेंगे तो इसको जो कलर होते हैं, तो यहाँ पास हम 12 कलर देखेंगे, 12 कलर देखेंगे, और उन कलर को सीरीज वाइज याद करना पड़ता है कि कौन सा कलर किस नंबर पे आ रहा है, तभी उसकी वैल्यू को हम वहाँ पास निकाल पाएंगे। तो कलर भी आपको ट्रिक से याद करना है, जो आप सभी को ट्रिक लगभग पता ही होगा कि क्या ट्रिक होता है। नहीं पता तो फिर भी मैं बताता हूँ। तो उसमें जो कलर का कोड होता है, तो कलर का कोड के लिए हम जो कलर क्रमशः याद करते हैं, तो उसके लिए जो ट्रिक होगा, तो ट्रिक कुछ इस प्रकार से होगा। वीवी राय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। तो 2 और आते हैं जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं। तो यहाँ इसके अलावा 2 और आते हैं जो गोल्ड और सिल्वर लास्ट में बचे हुए होते हैं। तो इस ट्रिक का हम यूज कैसे करेंगे, तो इस ट्रिक का हम यूज करते हैं कि पहले तो लेते हैं यहाँ पास हम रंग कलर को लेंगे, फिर उस कलर का होता है एक अंकीय मान होता है, तो अंकीय मान को लेंगे। अंकीय मान के बाद हम लेते हैं उसकी गुणांक,
तो यहाँ लेते हैं गुणांक मल्टीप्लायर, इसके बाद लेते हैं सहनशीलता। सहनशीलता मतलब टॉलरेंस को लेंगे, तो सहनशीलता यानी टॉलरेंस को यहाँ पास हम लेंगे। तो यहाँ रंग हो गया, अंकी मान हो गया, मल्टीप्लायर गुणांक हो गया, और यहाँ सहनशीलता टॉलरेंस हो गया। तो इसको हम कैसे ट्रिक का यूज़ करते हैं, तो बी से हम लिखते हैं ब्लैक, फिर बी से लिखते हैं हम ब्राउन, आर से लिखते हैं हम रेड, ओ से लिखते हैं ऑरेंज, बाय से लिखते हैं येलो, जी से लिखते हैं ग्रीन, बी से लिखते हैं ब्लू, वी से लिखते हैं वायलेट, जी से लिखते हैं ग्रे, जी से ग्रे, सॉरी यहाँ पास जो जी है तो जी की जगह हम लिखेंगे ग्रे, ग्रे। और ये जो है गुड, तो इसको गुड को हम लग देंगे गोल्ड, लिख देंगे गोल्ड। वाइफ से डब्लू से वाइफ को वाइट लिखेंगे वाइट। फिर है हमारा गोल्ड, ग्रीन में लिया क्या, नहीं लिया, यहाँ पास में ग्रीन भी लेना है, तो ये हुआ ग्रीन, ग्रे, गोल्ड, ग्रे, वाइट, गोल्ड, और यहाँ हुआ सिल्वर। तो एक बार फिर से हम मिलाते हैं। बी से हो गया ब्लैक, बी से हो गया ब्राउन, आर से हो गया रेड, ओ से हो गया ऑरेंज, बाय से हो गया येलो, ग्रेट से हो गया ग्रीन, ब्रिटेन से हो गया ब्लू, वेरी से हो गया वायलेट, गुड से हो गया ग्रे, वाइफ से हो गया वाइट, गोल्ड से हो गया गोल्ड, सिल्वर से हो गया सिल्वर। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अब यहाँ अंकी मान में ब्लैक में हम लेते हैं 0, ब्लैक में लेंगे हम 0, और जो यहाँ पास होगा ब्राउन, तो ब्राउन में लेते हैं 1, रेड जो होता है तो उसमें 2 लेते हैं। क्रमशः गिनती जैसे हम यहाँ पास लिखते जाएंगे, और कहाँ तक लिखेंगे पूरे में नहीं लिखते। तो ए हुआ 6, 7, 8, 9 तक ही हमको लिखना है। एक 9 के आगे हम लिखेंगे इसके बाद 10 की पावर -1। यहाँ खाली आपको रख देना है, 1 नहीं लिखना है, यहाँ खाली रख देना है। और एक लास्ट में नो कलर, तो यह लास्ट में होता है नो कलर, तो 9 कलर को भी आपको खाली रखना है। ये हुआ हमारा अंकी मान। अब इसके बाद आता है गुणांक। तो गुणांक में क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे 10 की पावर 0, फिर लिखेंगे 10 की पावर 1। तो ऐसे ही हम क्रमशः बढ़ते जाएंगे। तो क्रमशः हम बढ़ेंगे कहाँ तक, जहाँ तक ये मेरा अंकीय मान है। तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 को हम क्या बोलते हैं किलो, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। अब आएंगे हम इधर साइड जो आएंगे, तो 10 की पावर 2 तक हम लिखेंगे -1,
और 10 की पावर -2 तक लिख लेते हैं और यहाँ हम खाली रख देते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा खाली। अब दूसरे अगले क्रम में हम सहनशीलता में आएंगे, तो इसमें हम लिखते हैं +-1, +-1 लिखेंगे। इसको 0 को 0 ही रख के, 0 को 0 ही, 1 में +-1%, +-2%, +-3%। अब आप नीचे से आएंगे, जो ये नीचे वाली लाइन है खाली है, तो इसमें लिखेंगे +-20%। इसके बाद जो 2 है, तो 2 की जगह लिखेंगे आप 10, तो +-10%। जो 1 है, तो 1 में लिखेंगे +-5। और इधर साइड पूरा आपको खाली रखना है, ऐसे खाली रख देंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ निकालेंगे कलर कोड। तो कलर कोड इससे कैसे निकालेंगे ये भी हमको सीखना है। तो चलिए अब हम सीखेंगे कि इस कलर कोड के माध्यम से कोई हमारे पास प्रतिरोध है, तो उस प्रतिरोध की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। तो ये कलर कोड आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है। इसको आप 2-3 बार टेबल को बनाएंगे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी छप जाएगा। हम देखेंगे कि यहाँ पास जो हमारे पास प्रतिरोध होगा, तो एक तो होता है बैंड, तो 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड तक के प्रतिरोध को हम यहाँ पास निकालना सीखेंगे। तो हम देखेंगे पहले 4 बैंड वाला प्रतिरोध। तो बैंड का मतलब क्या हुआ, 4 बैंड का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पास हमारे पास क्या है, एक प्रतिरोध है। ये हमारे पास है एक प्रतिरोध। अब इस प्रतिरोध में हमने 1 बैंड को बना दिया, 2 बैंड बना दिया, और ये 3 बैंड बना दिया, और यहाँ पास 4 बैंड बना दिया। तो इस प्रकार से बने होते हैं बैंड। अब यहाँ पहला और दूसरे बैंड को हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे बैंड को हम अंकी मान लेंगे। तो पहले और दूसरे बैंड का अंकी मान को हम लेंगे। तो यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड बैंड का अंकी मान, तो फर्स्ट एंड सेकंड बैंड का अंकी मान को हम लेंगे। तो इसको हम थोड़ा ठीक ठाक से लिखें, जगह कम पड़ गई। तो इसको हम लिखते हैं प्रथम व द्वितीय बैंड का अंकीय मान लेंगे। तो प्रथम और द्वितीय बैंड का अंकीय मान लेंगे। तो ये हुआ प्रथम बैंड और ये हुआ दूसरा बैंड, ये प्रथम बैंड, ये दूसरा बैंड। ये सब अलग अलग कलर से किए होंगे, और इसके मध्य में जो है तो ये इंसुलेटर टाइप का होगा। तो कार्बन रेजिन मान लेते हैं। अब यहाँ जो थर्ड नंबर है, तो थर्ड नंबर में हम क्या लिए हैं, गुणांक। पहले और दूसरे का हम क्या ले लिए, अंकी मान ले लिए। इसका हम अंकी मान लेंगे, तो ओनली फॉर इसका और इसका हम अंकी मान को ले लेंगे। अब आता है इसका गुणांक। तो इस तीसरे नंबर के हम प्रतिरोध का हम लेंगे गुणांक। तो तृतीय रंग का गुणांक लेंगे। तो तृतीय रंग का जो प्रतिरोध है उसका हम लेते हैं गुणांक को। अब आया हमारे पास चौथे नंबर का। तो चौथे नंबर का जो प्रतिरोध है, तो इसकी हम लेते हैं क्या, सहनशीलता। तो इसका सहनशीलता को हम लेंगे, आपको उधर दिखेगा नहीं
इसलिए हम लिख लेते हैं नीचे की ओर। तो इसको हम लेंगे सहनशीलता। तो इस प्रतिरोध का हम लेते हैं सहनशीलता, मतलब टॉलरेंस। तो कौन सा? चतुर्थ। तो चतुर्थ का हम लेंगे टॉलरेंस, चतुर्थ का हम लेते हैं टॉलरेंस। तो इस प्रकार से आप निकालेंगे। जैसे हम एक आध ठो एग्जाम्पल में ले लेते हैं कोई प्रतिरोध को और उसका हम निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पास एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि मेरे पास लाल, हरा और ऑरेंज चांदी हो गया। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं एग्जाम्पल रेड, ग्रीन, ऑरेंज, सिल्वर। ये 4 कलर दिए हैं, जगह नहीं पूछा तो मैं नीचे लिख दिया। तो इन 4 कलर का यहाँ पास कलर हमको दिया गया है 4, एक एक्स्ट्रा में मैं बना रखा हूँ। तो ये हुआ। तो यह 4 कलर अलग अलग कलर से किए हुए हैं। तो वो हमारा पहला कलर है, दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा कलर। तो इसके कलर को हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम सीधे ही लिख देना है कि जो रेड होता है तो रेड कितने नंबर पे है। तो रेड हमारा है यहाँ पास कितने नंबर पे? तो ये है 2 नंबर पे। तो यहाँ रेड के जगह पर हम 2 ले लेंगे। 2 का अंकी मान हम ले लिए हैं, 2 का अंकी मान इस फर्स्ट कलर का अंकी मान को ले लिए। अब दूसरे का भी अंकी मान लेने को बोल रहा, तो हम दूसरे कलर यहाँ हमारा है ग्रीन, तो ग्रीन कलर का भी हम अंकी मान ले लेंगे। तो यहाँ ग्रीन है हमारा 5, तो यह 5 हो गया। अब यहाँ पास दूसरे में हम ले लिए, अब हम तीसरे का गुणांक लेंगे। तो गुणांक हम तीसरे कलर का गुणांक लेते हैं और तीसरे कलर में दिया है ऑरेंज। तो ऑरेंज हम ढूंढेंगे कहाँ पास है, तो ऑरेंज हमारे पास यहाँ पास है। तो इसका जो गुणांक है तो 10 की पावर 3 है। तो इसका गुणांक कितना है? 10 की पावर 3 है। अब इसमें सहनशीलता है, तो इतने ओम का हमारे पास प्रतिरोध है। अब इसकी सहनशीलता जो होगी तो प्लस माइनस देखते हैं कि सिल्वर लिखा है, तो सिल्वर की सहनशीलता जो होगी ये सहनशीलता है, लास्ट वाले का हम सहनशीलता लेते हैं। तो इस लास्ट वाले का हम लेंगे सहनशीलता। तो सिल्वर की जो सहनशीलता है तो यहाँ पास है प्लस माइनस 10%। तो प्लस माइनस यहाँ 10% इसकी टॉलरेंस यानी सहनशीलता हो गई। तो यह प्लस माइनस 10% क्या बताता है? फाइनली हमारा आंसर यहाँ पास ये आ चुका है। अब देखना है कि प्लस और माइनस क्या बताता है। तो यह प्रतिरोध जो है तो हमारा 25 × 10 की पावर 3 है। तो यानी 10 की पावर 3 यानी 3 शून्य है। तो 25 में हम 3 शून्य और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 25,000। के को हम यहाँ पर 10 की पावर 3 को हम के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पास ये क्या है? के भी लिख सकते हैं, के मतलब किलो। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? मेगा भी लिखते हैं। तो मेगा यहाँ पास हम लिख लेंगे। तो यह 25 किलो है, तो 25 किलो का यह एक प्रतिरोध है। तो उस 25 किलो के प्रतिरोध को यदि हम तापमान को घटाते हैं तो वह 10% तापमान को सहन करने में सक्षम होगा। 25,000 का जो 10% होता है तो वो लगभग 2500 आएगा। तो 2500 में यदि आप 25,000 में यदि आप 25 को घटा देंगे तो वो 22,500 के आसपास आएगा। तो 22,500 जो प्रतिरोध का वैल्यू है, तो इतने नीचे तक वह टेम्परेचर को हम घटाते हैं। तो 22,500 तक जब तक इसकी वैल्यू रहेगी तो वहाँ तक यह काम करेगा, मतलब यह सहने में सक्षम है। अब प्लस का मतलब हुआ कि 10% अधिक। तो 25,000 का जो 10% होगा तो वह होगा 2500। 2500 नेगेटिव में लिए तो 25,000 से 2500 घटा दिए तो वो 2250 हो गया। यहाँ पास ऐसे देखते हैं कि ये हो गया हमारे पास 25,000। अब 25,000 का हम लेते हैं 10%, तो यहाँ हमारा निकल के आएगा 2500।
शून्य से शून्य कैंसिल और इससे गुणा हो गया तो 2500 आया। तो इस 25,000 में 2500 को घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 22,500। तो यह माइनस में यदि टेम्परेचर को हम घटाते हैं तो 22,500 तक जब तक उस प्रतिरोध की वैल्यू है तो तब तक वह काम करने में सक्षम रहेगा। अब देखते हैं कि जो प्लस है तो इस प्लस का मतलब कि वह यदि 10% तापमान में वृद्धि करते हैं तो उसके तापमान में यदि वृद्धि होती है तो वह 10% तक सहन करने में सक्षम होगा। तो इस 25,000 का 10% हमने निकाला तो वो हुआ अभी मेरा 2500 हुआ। तो इस 25,000 में 2500 को मैं यदि ऐड कर देता हूँ तो वहाँ पास आ जाएगा 27,500। तो 27,500 तक जब तक इसके तापमान को बढ़ाने पर यदि इसका प्रतिरोध 27,500 हो जाता है तो वहाँ तक काम करने के लिए यह सक्षम रहेगा प्रतिरोध। तो इसका मतलब ए हुआ। तो ये 4 बैंड वाला हमारा प्रतिरोध था। अब हम देखेंगे कि यहाँ 4 बैंड के अलावा भी होते हैं जो हमारा 5 बैंड का होता है और 6 बैंड का भी होता है, तो उसको हम देखेंगे अब। तो यहाँ यदि हम लेते हैं कितने 5 बैंड का लेते हैं तो 5 बैंड का लेंगे तो क्या होगा, तो 5 बैंड का लेने के लिए हमको करना ये पड़ेगा कि यहाँ पास जो इसका प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, ये चौथा है, तो इसको हम एक और बैंड बना के 5वां बैंड इसका हम बनाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 5वां। तो ये 5 हो गया। तो इसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय इन तीनों बैंड का हम लेते क्या है, अंकीय मान लेते हैं। इन तीनों बैंड का हम अंकीय मान को लेते हैं। इन तीनों बैंड का हम अंकीय मान को लेंगे। अब जो हमारा चौथा बैंड है तो उस चौथे बैंड का हम लेंगे गुणांक और 5वें बैंड का हम लेंगे सहनशीलता। तो सहनशीलता हम किसका लेंगे, इस 5वें बैंड का लेंगे, ये जो होता है 5वां बैंड। तो इस 5वें बैंड का हम लेते हैं सहनशीलता। तो इस प्रकार से हम 5 बैंड वाले प्रतिरोध को यहाँ पास हम लेंगे। जैसे आपने 4 बैंड को कैलकुलेशन किया तो तीनों का कलर को जो अंकीय मान होगा उस अंकीय मान को उतार लेंगे। जैसे एग्जांपल ले दे दिया रेड, ऑरेंज, येलो, तो वहाँ पास रेड का 2 है, ऑरेंज का 3 है, येलो का 4 है। अब यहाँ गुणांक में दे दिया कोई भी कलर कि आप यहाँ गुणांक में ले लीजिए सिल्वर ही ले लीजिए, तो गुणांक में है सिल्वर, या फिर आप ऑरेंज ही ले लीजिए, रेड ले लेते हैं तो रेड में है 10 की पावर 2, तो यहाँ 10 की पावर 2 लिखेंगे और ये ओम में होगा, ये कितना होगा ओम में होगा। और प्लस माइनस आपको दे दिया कोई भी कलर कि यहाँ पास ले लीजिए आप गोल्ड, तो गोल्ड में दे दिया तो गोल्ड की वैल्यू को आप यहाँ पास लिख देंगे कि वो हो गया ±5%। तो इसी प्रकार से जैसे अभी आप चौथे की वैल्यू निकाले हैं 4 बैंड की वैल्यू, उसी प्रकार से 5 बैंड की भी वैल्यू को आप निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से 5 बैंड की वैल्यू को निकालने का यह क्या है आपके पास तरीका है। अब एक होता है 6 बैंड की भी, तो 6 बैंड के लिए क्या करेंगे, तो 6 बैंड के लिए आप करेंगे ये कि यहाँ पास हो गया 6 बैंड। तो ये जो सहनशीलता है तो सहनशीलता आपको यहाँ पास दर्शाएगा 5वां ही सहनशीलता को ही दर्शाएगा, 5वां सहनशीलता को दर्शाएगा। लेकिन जो 6वां होता और चौथा नंबर गुणांक को ही दर्शाएगा। यहाँ पास तृतीय की जगह चतुर्थ आप लिखेंगे, चतुर्थ, इससे पहले वाले में भी चतुर्थ लिखना। तो यहाँ आपको जो 6वां नंबर है तो यह क्या बताता है, तो यह बताता है कि प्रतिरोध ताप गुणांक को, तो 6वां नंबर जो होता है तो वह प्रतिरोध ताप गुणांक को बताता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो प्रतिरोध ताप गुणांक को 6वां बताता है। बाकी एग्जैक्ट वही 3, 1, 2, 3 में वही रहेगा, अंकीय मान लेंगे। और यहाँ पास चौथे का हम गुणांक लेंगे, 5वें की टॉलरेंस लेंगे और 6वें का हम ले लेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक। तो इस प्रकार से हम प्रतिरोध को हम यहाँ निकाल लेंगे।
तो प्रतिरोध के कलर को हम देखकर उसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं, ये आपने आज सीख लिया। इसका प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपको अधिक बेहतर करने आने लगेगा। तो आज के लिए यहीं पास हम रखते हैं, समाप्त करते हैं आज के सेशन को। काफ़ी देर तक मैंने लिया और अच्छा लगा, आनंद आया। टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। वीडियो मैं बना रहा हूँ, रात के 12:30 बज चुके हैं। अब वीडियो को हम समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में लेते हैं और आप सभी से मुलाकात करते हैं। सो थैंक्स।